छायावाद के प्रमुख कवियों का परिचय लेना है, इनके बारे में चर्चा करनी है। हमने अपने दृष्टिकोण से छायावाद को 4 वर्गों में बांटा। यद्यपि इसे 5 वर्ग में बांटना होगा, क्योंकि हास्य व्यंग्य की धारा भी इस काल में चली है। हास्य व्यंग्य की धारा। हास्य व्यंग्य में ईश्वरी प्रसाद शर्मा आते हैं। ईश्वरी प्रसाद शर्मा, हरि शंकर शर्मा, बेढब बनारसी, अन्नपूर्णानंद और कामतानाथ पांडे चोंच। तो ये 5 का वर्णन हास्य व्यंग्य में करते हैं। वृहत्त्रयी का मतलब होता है कि जैसे संस्कृत महाकाव्य में लघुत्रयी और वृहत्त्रयी का जिक्र होता है। भारवी का किरातार्जुनीय, माघ का शिशुपाल वध, श्रीहर्ष का नैषध चरित। संस्कृत साहित्य में ये 3 वृहत्त्रयी में हैं और लघुत्रयी में कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की चर्चा होती है। वैसे ही छायावादियों के संदर्भ में वृहत्त्रयी में प्रसाद निराला पंत, लघुत्रयी में महादेवी, राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। कुछ लोग भगवती चरण वर्मा को यहाँ रख देते हैं और माखनलाल को राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में रख देते हैं, उल्टा करते हैं, उन्हें ज्ञात नहीं है। क्योंकि भगवती चरण वर्मा ने स्वयं कहा है कि मैं मूलतः उपन्यासकार हूँ, कवि नहीं। हालावाद यानी एक विचारधारा छायावाद के समानांतर चली, उसे हालावादी नाम दिया गया। हालावाद का आशय क्या है? हालावाद का आशय है ऐसे प्रतीक, ऐसे प्रतिमान जो मयखाना से संबंधित हों, मतलब मदिरालय, साकी, मदिरा, पैमाना, इन प्रतीकों को अपना करके अपने साहित्य का सृजन करना, ये हालावाद है। और इन प्रतीकों को आधार बना करके ही इन लोगों ने रचनाएं की। हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में। नवीन के यहाँ आप पढ़ते हैं, हम अनिकेतन, हम तो रमते राम हमारा। या भगवती चरण वर्मा के यहाँ भी पढ़ते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जिधर चले। बच्चन ने मधुशाला लिखी और मधुशाला की भूमिका में अपने भावों को स्पष्ट किया। आप पढ़ेंगे, इसकी भूमिका में लिखते हैं कि मैं कायस्थ कुलोद्भव, मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मेरे तन के लोहू में है 75% हाला। पुश्तैनी अधिकार मुझे है, मदिरालय के आंगन में, मेरे दादा पर दादा के हाथ बिकी थी मधुशाला। तो बच्चन ने हालावाद को यानी मदिरा, पैमाना, साकी, साकी का मतलब जो पिलाने वाला होता है, पैमाना का मतलब जिसमें आप मदिरा निकाल कर पीते हैं, और मदिरा आप जानते ही हैं लिक्विड है जिसका आप सेवन करते हैं, और मदिरालय जहाँ पर ये स्थित होता है। बच्चन के मन में ये अवधारणा कहाँ से आई, इसको लेकर के समीक्षकों ने अलग अलग मत दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि बच्चन और पंत दोनों उमर खयाम की मधुशाला से
ज़्यादा प्रेरित थे। उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित थे। बचपन से ही उमर खयाम को ये पढ़ते थे और धीरे धीरे खयाम की जो स्वच्छंदवादी वृत्ति थी उस वृत्ति को बच्चन ने अपनाया और मधुशाला लिख करके साहित्य जगत में हिंदी गीति धारा को नए ढंग से प्रभावित किया। कहने का आशय है कि ये सारी विचारधाराएं हैं, बृहत्त्रयी लघुत्रयी के बाद हालावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और हास्य व्यंग, ये सब छायावाद के ही काल में हैं। ये अलग बात है कि इन लोगों ने छायावादी सीमाओं का अतिक्रमण किया। 80 के दशक तक भी ये स्वच्छंद ढंग से अपनी रचनाएं करते रहे। प्रसाद निराला पंत छायावादी सांचे में चलते हैं। प्रसाद का दुर्भाग्य है कि 37 में ही निधन हो जाता है। अंतिम रचना कामायनी है, उसके बाद प्रसाद ने कुछ नहीं लिखा। यानी प्रसाद की झरना छायावाद का प्रस्थान बिंदु है और कामायनी प्रसाद की अंतिम कृति है। उसके बाद प्रसाद का देहांत हो जाता है। निराला के लिए आता है कि छायावाद में तो निराला प्रस्तुत हुए ही, लेकिन जब प्रगति और प्रयोग की विचारधारा चली तो निराला बिना किसी विचारधारा से प्रभावित हुए अपने ढंग से नए नए प्रयोगों को करते रहे। इसीलिए निराला के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, प्रयोगशील। प्रेमचंद के लिए जैसे प्रगतिशील शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही निराला के लिए प्रयोगशील शब्द का प्रयोग होता है। एक ढंग है वाद और शील, इन दोनों में हमें थोड़ा सा अंतर देखना होगा। जैसे आप कहते हैं प्रगतिवाद या प्रगतिशील, अब हमें इस वाद और शील में अंतर ये जानना होगा कि अगर आप किसी विचारधारा में जुड़े हैं, आपके मन में वो विचारधारा सदैव बनी रहती है, आप उस विचारधारा से अलग नहीं हो पाते हैं, तो इसका मतलब आप वादी हैं। जैसे हम लोग कहते हैं भाजपावादी, कांग्रेसवादी, समाजवादी, आप उस विचारधारा के हैं। आप उसके अतिरिक्त किसी अन्य के बारे में सोच नहीं सकते। शील का मतलब होता है कि आप स्वच्छंद ढंग से रचनाएं करते हैं। ये अलग बात है कि आपकी उन रचनाओं में उस विचारधारा को देखा जा सकता है। जैसे आप बिना किसी पार्टी में सम्मिलित हुए स्वच्छंद ढंग से अपनी बात कहते हैं, लेकिन उस पार्टी की कुछ विशेषताएं आपकी बातों में दिखाई पड़ती हैं, तो आप शील कहे जाते हैं। तो प्रगतिशील का मतलब प्रेमचंद ने बाकायदे प्रगतिवादी विचारधारा को ग्रहण नहीं किया था, लेकिन उनकी रचनाओं में वह विचारधारा यत्र तत्र दिखाई पड़ती है, इसलिए उनके लिए प्रगतिशील शब्द चला। और निराला की भी रचनाओं में जो बात आई कि कुछ यत्र तत्र प्रयोगों की बातें, अस्तित्व की बातें दिखाई पड़ी, इसलिए निराला के लिए प्रयोगशील शब्द चला। तो यहाँ छायावाद में प्रयोगशील शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है, वो आगे चलकर होना चाहिए। पंत ने जब 36 में युगांत लिखकर छायावाद के अंत की घोषणा की, फिर उस प्रगतिवादी विचारधारा की ओर तो मुड़े, लेकिन 4 साल में ही इनका आकर्षण समाप्त हो गया और 40 में ग्राम्या लिख करके प्रगतिवाद के अंत की भी घोषणा ये करते हैं। लेकिन प्रगतिवाद, जब कोई वाद या विचारधारा स्थापित हो जाती है तो किसी एक व्यक्ति के अंत कहने से उस विचारधारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परिणामतः पंत के अंत ग्राम्या लिख करके प्रगतिवाद के अंत का कोई मतलब नहीं निकला और धीरे धीरे प्रगतिवाद से जब इनका मोह समाप्त होता है, आप पढ़ते हैं कि पंत ने युगांत, युगवाणी और ग्राम्या 3 ऐसी रचनाएं हैं जो प्रगतिवादी विचारधारा से संपृक्त हैं। तो इन तीनों रचनाओं के बाद पंत जी सीधे बढ़ जाते हैं अरविंद के अंतस चेतना की ओर और फिर 41 में स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल इनकी रचनाएं आती हैं जो
अरविंद के अंतःचेतना से प्रभावित हैं, यानी अरविंद दर्शन का पूरा प्रभाव 40 के बाद पंत के जीवन पर पड़ता है। पंत के बारे में कुछ बातें भी आती हैं कि पंत बचपन से ही मधुमेह या डायबिटीज के शिकार थे और उनका शरीर स्थूलकाय नहीं था, कृशकाय था, पतले दुबले आकार के पंत थे और प्रकृति के प्रेमी थे। बड़े बड़े लंबे बाल रखते थे, बालों को सजाते संवारते थे। तो एक प्रकार से नए नए पुष्पों, नए नए ढंग के फूलों को जो उन्हें सुंदर लगे, जो उन्हें प्रिय लगे, उन्हें अपने बालों में भी लगाते थे, जेब में भी रखते थे। इसी को लेकर के कुछ बातें आई। जब पंत और निराला में वैचारिक मतभेद होता है तो निराला जब कुकुरमुत्ता लिखते हैं तो कुकुरमुत्ता सीधे सीधे गुलाब को चुनौती देता है। अबे सुन बे गुलाब। तो गुलाब को चुनौती देने का मतलब था कि गुलाब क्या है? पुष्प, और पुष्प प्रिय किसे है? पंत को। और निराला पंत को चुनौती देते हैं लाक्षणिक प्रतीकों के माध्यम से, अविधा में बात नहीं करते, यानी सीधे सीधे बात करने के बजाय बात कुछ अन्य ढंग से कहते हैं। तो ये पंत और निराला का परस्पर प्रेम भी और पंत और निराला की वैचारिक मतभेद भी छायावाद में एक आकर्षण का केंद्र भी बनता है। तीसरी बात यहाँ देखेंगे, चूंकि हमें इन लोगों का परिचय लेना है। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा होली के दिन 1907 में मार्च में इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। मूलतः माँ बाप मध्य प्रदेश में रहते थे और वहीं से महादेवी को कहीं न कहीं प्रेरणा मिलती है। फिर इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रास्थवेट इलाहाबाद से होती है। क्रास्थवेट से पढ़ने के बाद इनका कुछ समय के लिए पढ़ाई में ब्रेक होता है जब इनका विवाह होता है, लेकिन जल्दी ही सुंदर न होने के कारण पति द्वारा इन्हें त्याग दिया गया और फिर ये अध्ययन की ओर मुड़ती हैं। प्रयाग महिला विद्यापीठ से स्नातक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में परास्नातक, फिर प्रयाग महिला विद्यापीठ में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति और फिर महादेवी वर्मा उसी की प्राचार्य बनती हैं। इन्हें स्वतंत्र ढंग से कुलपति का भी दर्जा दिया गया। इन्होंने निराला और महादेवी के भाई बहन का भी संबंध जगजाहिर है। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो हम अपनी कक्षा में जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तो उसमें इन प्रसंगों को भी हम चर्चा करेंगे, उनको बताएंगे। दूसरी बात कि महादेवी वर्मा और निराला में जो भाई बहन का संबंध था, तो महादेवी वर्मा ने निराला की कुछ कविताओं को लेकर अपरा नाम से एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित किया था। रसूलाबाद का जो इनका आवास है वो साहित्यकार संसद के लिए इन्होंने बनाया था और साहित्य संसद बाकायदे इनके यहाँ आयोजित होती थी। और महादेवी ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था जो हम लोग साहित्य अकादमी जानते हैं। महादेवी इसकी संस्थापक अध्यक्ष भी रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने महादेवी के योगदान को लेकर के भारत भारती पुरस्कार भी स्थापित किया और पहला भारत भारती सम्मान भी महादेवी वर्मा को मिला। ज्ञानपीठ सम्मान तो ब्रिटेन की महारानी उस समय आई हुई थी, प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर आई हुई थी और उनके हाथों से तत्कालीन सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार थी 1982 में, जब मार्गरेट थैचर के हाथों से एक स्त्री द्वारा स्त्री को सम्मान दिलाना, प्राइम मिनिस्टर पद पर इंदिरा गांधी और ज्ञानपीठ सम्मान महादेवी वर्मा और सम्मान देने वाली जो महिला थी वो भी मार्गरेट थैचर, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री। तो एक प्रकार से 1982 में ये सम्मान इनको जो मिलता है, 1982 का ज्ञानपीठ, वह ज्ञानपीठ सम्मान भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। राम कुमार वर्मा को भी हम लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश, सागर मध्य प्रदेश से संबंधित थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वाधिक समय तक इन्होंने विभागाध्यक्ष की कुर्सी ग्रहण की। विभागाध्यक्ष के पद पर रहने के पश्चात जब ये अवकाश ग्रहण करते हैं तो सिलोन विश्वविद्यालय श्रीलंका में कुछ समय तक हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। 92 में दुर्घटनावश ट्रेन में
दुर्घटना होती है और फिर हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन राम कुमार वर्मा का जो योगदान है, हम लोग हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास तो पढ़ते ही हैं, इस विधा में, काव्य क्षेत्र में और आधुनिक एकांकी में इनका योगदान है। राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक भी कहा जाता है। यह अलग प्रसंग है कि डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद की एक घूंट को हिंदी की पहली एकांकी मानते हैं, जबकि बादल की मृत्यु को हिंदी की पहली एकांकी मानी जाती है। माखनलाल चतुर्वेदी बावई होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और माखनलाल चतुर्वेदी जबलपुर में शिक्षक भी रहे और सबसे महत्वपूर्ण कार्य या इनकी रचनाओं में हम लोग जानते हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, लेकिन पुष्प की अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि को शीश नवाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक, चाह नहीं मैं सुरबाला के बालों में गूथा जाऊं। तो इनकी पुष्प की अभिलाषा महत्वपूर्ण रचना है। कैदी और कोकिला महत्वपूर्ण रचना है, लेकिन संग्रह के तौर पर हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युगधारा, वेणुलो गूंजे धरा जैसी रचनाएं हैं। बच्चन को हम लोग जानते हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश से। मधुकलश निराला का जैसा आप पढ़ते हैं सरोज स्मृति शोक गीत है, वैसे ही मधुकलश भी है। बच्चन की 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियां का मतलब 2 विवाह हुआ था। पहला विवाह में श्यामा से विवाह हुआ था, लेकिन श्यामा की क्षय रोग से, जिसे आजकल टीबी कहते हैं, क्षय रोग से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका विवाह तेजी बच्चन से हुआ और फिर तेजी से इनकी 2 संतानें थी, अजिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन। अमिताभ और अजिताभ को आप जानते भी हैं, वर्तमान में एक अमेरिका में, एक भारत में, और अपनी एंग्री यंग मैन की छवि लेकर अमिताभ आज भी फिल्म जगत में स्थापित हैं। बच्चन को मधुशाला लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, उसको लेकर भी अलग अलग प्रसंग हैं। लोग अलग अलग ढंग से बताते हैं कि बच्चन ने उमर खयाम से प्रेरणा प्राप्त की, तो कुछ लोगों का कहना है कि एक बार बच्चन जा रहे थे, देखा एक भिखारी को जो मंदिर के दरवाजे पर प्रातःकाल खड़ा है, लेकिन मंदिर से निकलने वाले किसी व्यक्ति ने उसको कुछ नहीं दिया। फिर वो दोपहर में उसी भिखारी को एक मस्जिद के सामने देखते हैं कि लोग नमाज अदा करके बाहर आ रहे हैं और किसी ने उस भिखारी को कुछ नहीं दिया। सायंकाल उसी भिखारी को पुनः वो देखते हैं कि वो एक चर्च के द्वार पर खड़ा है और वहाँ भी वह कुछ नहीं प्राप्त कर सका। थका हारा वह भिखारी सिर झुकाए वापस घर जा रहा था। सामने एक मंदिरालय दिखी। मंदिरालय के सामने वो अपना कटोरा लेकर खड़ा हो गया। उसे लगा कि यह भी कोई मंदिर होगा, अब तो चल ही रहे हैं, देख लेते हैं कि यहाँ भी कुछ अगर मिल जाए तो ठीक है। उस मंदिरालय के दरवाजे पर जब वो खड़ा हुआ, उसे क्या पता कि ये मंदिरालय है, लेकिन हर पीने वाला जो भी निकलता था उसकी कटोरे में 10-20 आने या 2-4 रुपए, 10-20-50 रुपए, जो भी जिसकी जेब में था वो बड़े शान से रख देता था। तो वो भिखारी कहता है, या खुदा रहता कहाँ है, पता देता है कहाँ का। मैं मंदिर गया, मस्जिद गया, गुरुद्वारे गया, चर्च गया, पता वहाँ का देते हो और रहते यहाँ हो, यहीं से मेरा कल्याण होता है। दूसरा, बच्चन ने देखा कि हर पीने वालों में कितनी भ्रातृत्व की भावना होती है। एक ही गिलास से वो जो भी पीने वाले हैं सामने बैठकर एक ही पैमाने से वो पीते हैं। उसमें कोई उनके अंदर जातीय भेद नहीं होता, वर्ण का भेद नहीं होता, कोई धार्मिक या सांप्रदायिक भेद नहीं होता। तो एक परस्पर सौहार्द का वातावरण वो अंदर बनाए रखते हैं। बच्चन को लगता है कि इस देश में जो सौहार्द की आवश्यकता है, परस्पर प्रेम की आवश्यकता है, तो यह जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं पर भी वह नहीं मिलता, वह केवल मंदिरालय में मिलता है।
और उसी परस्पर प्रेम की गीत धारा को या परस्पर प्रेम को इन्होंने मधुशाला में प्रस्तुत किया। मधुशाला का पहला वाचन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने कवि सम्मेलन में किया था और यही कारण है कि मधुशाला को लेकर के बच्चन के मन में जो संशय था उसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संध्या काव्य संध्या में उस वंश मोर की ध्वनि ने बच्चन को इतना सराबोर कर दिया कि अपनी गीत धारा को लेकर के उनके मन में एक तीव्र आकर्षण बढ़ा और फिर उनकी रचनाएं निरंतर आती रही। और हम लोग देखते हैं कि 2 चट्टानें पर इन्हें काव्य संग्रह 2 चट्टानें हैं जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। बच्चन की ही परंपरा में नवीन आते हैं और भगवती चरण वर्मा आते हैं। ये अलग बात है कि बच्चन नवीन और भगवती चरण वर्मा से उम्र में छोटे थे। नवीन का जन्म 1896 है भयाना ग्वालियर में और भगवती चरण वर्मा सफीपुर उन्नाव में 1903 में पैदा होते हैं। तो भगवती चरण वर्मा को हम लोग सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार के रूप में पाते हैं और नवीन को भी कथा साहित्य कम कवि के रूप में ज़्यादा महत्वपूर्ण पाते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का मतलब होता है कि जिन्होंने अपने राष्ट्र और अपनी संस्कृति को प्रमुखता दी। स्वच्छंदता तो उनके अंदर थी ही, छायावाद की विशेषताएं तो उनके अंदर थी, लेकिन छायावादी सीमा रेखा में रचने के बजाय, छायावादी सीमा रेखा में काव्य सृजन करने के बजाय वो राष्ट्र और भारत की संस्कृति को अपनी रचनाओं में प्रमुखता देते हैं। इसीलिए इसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा भी कहा जाता है। इसमें पहला नाम रामधारी सिंह दिनकर का आता है। हम लोग पढ़ते हैं नीलकुसुम जनतंत्र का जन्म में जब दिनकर लिखते हैं सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नई कविता की इनकी विचारधाराएं थी, लेकिन आज़ादी के दौरान दिनकर का अविस्मरणीय योगदान मिलता है। दिनकर में आप देखेंगे प्रगतिवादी रचनाएं भी हैं, राष्ट्र से समर्पित रचनाएं भी हैं, नई कविता परक रचनाएं भी हैं। दिनकर के लिए कोई सीमा रेखा बांधना ठीक नहीं है। दिनकर के लिए एक ही उपमान, एक ही विशेषण चलता है कि वे राष्ट्र कवि थे। राष्ट्र कवि का मतलब ही होता है कि राष्ट्रीयता के वाहक थे। वो राष्ट्र की हर उन अच्छाइयों को प्रस्तुत करते थे जो हमारे अतीत में हमें एक धरोहर के रूप में प्रस्तुत की थी। तो दिनकर की जो भी रचनाएं हम लोग पढ़ते हैं, उन रचनाओं में कहीं न कहीं इनका व्यक्तित्व और इनके विराट व्यक्तित्व से भी बड़ा व्यक्तित्व भारत माता की प्रति इनकी संवेदना है और इनका समर्पण है। सिमरिया मुंगेर बिहार के निवासी थे दिनकर और मुजफ्फरपुर बिहार में सबसे पहले इंटर कॉलेज में थे। बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तो अंग्रेजी सरकार ने इनको युद्ध प्रचार विभाग में एक अनाउंसर के पद पर रखा, लेकिन जल्द ही वहाँ से इन्होंने मुक्ति ली भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए और फिर वहाँ से आते हैं मुजफ्फरपुर, अब इंटर कॉलेज के बजाय डिग्री कॉलेज में शिक्षक के तौर पर। लेकिन आज़ादी के पश्चात भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से जुड़ते हैं, सूचना विभाग से, और आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ते हैं। आकाशवाणी से बच्चन भी जुड़े थे, बाद में दिनकर भी जुड़ते हैं और फिर भारत के राष्ट्र की आवाज़ बनते हैं। 1952 में राज्यसभा से इन्हें सांसद के तौर पर 2 कार्यकाल के लिए यानी 12 वर्षों के लिए इन्हें संसद का सदस्य चुना गया। श्याम नारायण पांडे द्रुमग्राम, अपने गांव द्रुमग्राम इन्होंने रखा है और ये अब तो मऊ जनपद में पड़ता है, पहले ये आजमगढ़ में पड़ता था। और इन्हें तो हिंदी साहित्य में
हिंदी का भूषण भी कहा जाता है। इन्हें हम राष्ट्र कवि का सम्मान तो नहीं दिए, लेकिन राष्ट्रीयता इनकी रचनाओं में भरी पड़ी है। भारत के इतिहास में दो ऐसे इतिहासकार आते हैं जो भारत के जो शासक थे शिवाजी और राणा प्रताप को सर्वोच्च स्थान देते हैं। जदुनाथ सरकार ने मराठों का इतिहास लिखा, ये अलग बात है, भारत सरकार ने उसे प्रतिबंधित कर दिया। और दूसरा कर्नल टाट ने राजपूतों का इतिहास लिखा। मराठों का इतिहास और राजपूतों का इतिहास भारत के ऐसे दो, राणा प्रताप और शिवाजी, श्रेष्ठ शासक थे, योद्धा थे, जिन्होंने विदेशी शासन सत्ता को घुटनों पर झुकने के लिए बाध्य किया। और इसमें शिवाजी के बजाय भूषण ने तो शिवा की प्रशंसा की और श्याम नारायण पांडे ने महाराणा प्रताप की प्रशंसा की। महाराणा प्रताप के बहाने इन्होंने राजपूताने की भी प्रशंसा की, वहाँ की मिट्टी की प्रशंसा की, वहाँ के किले की प्रशंसा की। वनडोली यही है, वनडोली शब्द का प्रयोग करना, वहाँ के चित्तौड़ के किले की प्रशंसा करना, हल्दी घाटी, जौहर जैसी इनकी महाकाव्यात्मक रचनाएं इनके काव्य व्यक्तित्व को प्रमाणित करती हैं कि ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के एक श्रेष्ठ कवि हैं। हम लोग पढ़ते हैं, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, चले झूमते मस्ती से फिर क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा कहाँ चढ़ेगा माला फूल। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा कहाँ चले तुम सन्यासी। सन्यासी जवाब देता है कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तो इन्होंने चित्तौड़ को तीर्थराज माना, यानी वह धरती, वह मरुभूमि इनके लिए किसी तीर्थों के या तीर्थों महातीर्थ से कम नहीं है। तीसरे कवि में उदय शंकर भट्ट आते हैं। उदय शंकर भट्ट को हम लोग नाटककार के रूप में भी पाते हैं, एकांकीकार के रूप में भी पाते हैं, काव्य नाटक भी लिखते हैं। उदय शंकर भट्ट का जो रोल है ये छायावादी परिसीमा में लिखते तो हैं, लेकिन राका, मानसी, विसर्जन जैसी रचनाएं उस प्रकार से नहीं हैं जितना कि इनके समकालीन कवियों की आती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान निहालपुर, झूसी, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ही इनका जन्म हुआ था, सुभद्रा कुमारी का। और खंडवा के कवि थे लक्ष्मण सिंह चौहान, जिनसे इनका विवाह हुआ था। पति और पत्नी दोनों साहित्यकार थे। दुर्भाग्य से बनारस इलाहाबाद से अम्बेसडर कार से यात्रा में कार दुर्घटनाग्रस्त होती है और सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हो जाता है। और देखा जाए तो कुल 4 दशक ही इन्हें मिल पाया, लेकिन 2 श्रेष्ठतम रचनाएं हैं और उनमें भी मुकुल काव्य संग्रह सबसे श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसी काव्य संग्रह में झांसी की रानी इनकी श्रेष्ठतम कविता है। जलियांवाला बाग में बसंत भी लिखा, लेकिन झांसी की रानी कविता में इन्होंने स्त्री के वीरता और शौर्य का चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जैसा कि ये स्वयं कहती हैं, कानपुर के नाना की मुँहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, अब वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी का एक जो
शौर्य है वैसे भारतीय इतिहास में इन्होंने अमर बनाने का प्रयास किया। हमारा आधुनिक इतिहास विषय के रूप में जब लिखा जाता है तो उसमें झांसी की रानी के शौर्य का वर्णन कहीं नहीं होता। बस एक पन्ने पर, एक लाइन में, एक पैराग्राफ में इतना लिखा होता है कि झांसी की रानी ने झांसी राज्य अंग्रेज़ों के द्वारा छीने जाने पर विद्रोह किया और फिर कालपी में अंग्रेजी सेना द्वारा पराजित होती हैं। जनरल हीरोज ने जब इन्हें पराजित किया तो इनकी मृत्यु पर वह कहता है कि इन्हीं विद्रोहियों में एक मर्द थी, लेकिन उनका अतीत क्या था, झांसी की रानी के कार्य क्या थे, उनका व्यक्तित्व क्या था, उसे प्रस्तुत करने का कार्य सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया। सोहनलाल द्विवेदी, और हम लोग देखते हैं इनके पहले द्विवेदी युग में दो कविबंधु थे, सियाराम शरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त, दोनों सगे भाई थे, दोनों गांधीवादी विचारधारा के थे। और इधर छायावाद के परिदृश्य में सोहनलाल द्विवेदी बिंदकी फतेहपुर बगल के ही निवासी थे, प्रयागराज से सटा हुआ है फतेहपुर जनपद, बिंदकी फतेहपुर के निवासी थे और गांधीवादी विचारधारा से संबंधित थे। छोटी छोटी रचनाएं, बच्चों की रचनाएं, हम सब के थे प्यारे बापू, सारे जग से न्यारे बापू, चाचा नेहरू, मोदक, इस प्रकार से छोटी छोटी रचनाएं लिख करके गांधीवादी विचारधारा को इस काल में भी प्रभावित करते हैं और उससे कहीं ज़्यादा बाल मनोविज्ञान को रेखांकित करने का प्रयास किया है। केदारनाथ मिश्र प्रभात ये अंग्रेज़ों के शासनकाल में पुलिस इंस्पेक्टर थे, यानी अंग्रेजी सरकार में पुलिस विभाग में कार्यरत थे। पुलिस विभाग में कार्यरत रहते हुए भी प्रभात जी साहित्य के प्रति संवेदनशील थे। राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने अनेक ऐसी रचनाएं की जो विद्रोहियों का समर्थन करती थी, जिसमें ज्वाला इनकी श्रेष्ठतम रचना है। उसमें इन्होंने दो महाकाव्य लिखा है, ऋतंबरा और कैकेयी। ऋतंबरा महाकाव्य का जो परिदृश्य है वह प्रसाद की कामायनी के समानांतर लिखने का प्रयास किया। यह अलग बात है, कामायनी श्रेष्ठ महाकाव्य है, उसके सामने यह अदना सा है, लेकिन प्रसाद इन्होंने केदारनाथ मिश्र प्रभात ने उसका एक विकल्प तलाशने का प्रयास किया। दूसरी कैकेयी रचना है जिसमें कैकेयी को इन्होंने राष्ट्रीयता का प्रतीक माना। मैथिली शरण गुप्त के यहाँ हम लोग साकेत पढ़ते हैं और साकेत ने उर्मिला और कैकेयी को एक स्थान दिलाने का प्रयास किया गया है, लेकिन यहाँ कैकेयी के बहाने राष्ट्र के समर्पण के भावों को ये प्रस्तुत करते हैं, यानी राष्ट्रीयता इनके रचनाओं में दिखाई पड़ती है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ये मुरार ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और इन्होंने भी अपनी रचनाओं में राष्ट्र और संस्कृति से संदर्भित बातें की। नरेंद्र शर्मा जहांगीरपुर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आते हैं और नरेंद्र शर्मा ने भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक परक रचनाएं की हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल का संबंध बिहार से है और अंचल ने भी अपनी रचनाओं में ये बातें की। इधर हम लोग पढ़ते हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा और हरिशंकर शर्मा, दो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने चना चबेना शीर्षक से हास्य व्यंग्य की पत्रिकाएं प्रकाशित की। मतवाला, मौजी, कानपुर से मौजी का भी प्रकाशन करते थे और उसमें इनकी हास्यपरक रचनाएं मिलती हैं। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ उर्फ बेढब बनारसी, इन्होंने बनारसी का इक्का, गांधी का भूत, टनाटन जैसी रचनाएं की हैं। अन्नपूर्णानंद उर्फ आप पढ़ते हैं महाकवि चच्चा, तो ये एक प्रकार से हास्य व्यंग्य हैं। कामतानाथ पांडे चोंच ने भी चोंच चालीसा लिखी है, व्यंग्य है। हमारे यहाँ साहित्य की मुख्य धारा में व्यंग्य को कभी स्थान नहीं दिया जाता है, व्यंग्य को कभी प्रमुखता नहीं दी जाती है, क्योंकि व्यंग्य में आपका हास्य का पुट होता है, नकार का पुट होता है, निषेधात्मक भावनाएं आती हैं, उससे सृजन कर्म में कहीं न कहीं बाधा आती है। इसलिए व्यंग्यकार कभी भी मुख्य स्थान नहीं प्राप्त कर पाए।
ये अलग बात है कि हम लोग परसाई या निबंधों में व्यंग्य परक निबंध एक श्रृंखला देखते हैं, चाहे वो श्रीलाल शुक्ल का हो, चाहे वो परसाई का हो, चाहे अन्य शरद जोशी हों, केशव चंद्र वर्मा हों, इस प्रकार की एक श्रृंखला निबंधों में पाते हैं। हमें वापस फिर छायावादी कवियों पर अपनी दृष्टि रखनी है, तो सबसे पहले प्रसाद, निराला और पंत ये वृहत त्रयी में आते हैं। अकेले प्रसाद को भी ले लीजिए या अकेली कामायनी संपूर्ण छायावाद को व्याख्यायित करने में सक्षम है। अकेली कामायनी पढ़ लीजिए तो आप संपूर्ण छायावाद को जान जाएंगे। अकेले निराला को पढ़ लीजिए, संपूर्ण छायावाद को आप जान जाएंगे। कामायनी के संदर्भ में शांत प्रिय द्विवेदी ने इसे उपनिषद नाम दिया था। दिनकर ने इसे दूषण रहित, यानी कामायनी के संदर्भ में अलग अलग विचार है, लेकिन मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी नाम दिया और कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक भी लिखी। रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक कामायनी पुनर्मूल्यांकन है, लेकिन मुक्तिबोध का कामायनी एक पुनर्विचार। उन्होंने प्रसाद के मर्यादावादी चरित्र, प्रसाद का जो मर्यादावाद है, प्रसाद की जो चेतना है, उसका एक विस्फोट भी बताने का प्रयास किया। वो एक अलग प्रसंग आ जाता है। कामायनी के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि यदि सृष्टि की व्याख्या के सारे साक्ष्य समाप्त कर दिए जाएं, वेद सारे भौगोलिक साक्ष्य आप समाप्त कर दें, अकेली कामायनी रहे तो भी सृष्टि की व्याख्या हो सकती है। यानी कामायनी से हम मानव की उत्पत्ति और मानव के विकास का भी अध्ययन कर सकते हैं, जिसे हम मानव शास्त्र में एंथ्रोपोलॉजी में प्राप्त करते हैं। उस मानव शास्त्र को, मानव विज्ञान को अकेली कामायनी ही व्याख्यायित करने में सक्षम है। हम इतिहास में मानव के विकास का जो चरण पाते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, पिथेंकेथ्रोपस, निएंडरथल, होमोसेपियन, क्रो-मैग्नन, ये जो मानव के विकास का चरण है, यह विकास का चरण जलप्लावन से शुरू होता है और यह जलप्लावन की कथा सतपथ ब्राह्मण से ली गई है और प्रसाद ने इसी जलप्लावन से संपूर्ण सृष्टि की व्याख्या की है। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक, चाहे वो कस्तूरी रंगन रहे हों, चाहे पुराने अंतरिक्ष विज्ञानी रहे हों, सब ने कहा कि मानव के विकास का क्रम जलचर से शुरू हुआ है, यानी जल से ही इस सृष्टि का विकास शुरू होता है। सबसे पहले जलीय जीव जंतु आते हैं, जलीय पौधे आते हैं, फिर स्थल पर मानव की उत्पत्ति का क्रम चलता है। जो भी हो, कामायनी उन सबको व्याख्यायित करने में सक्षम है। कामायनी के बाद महाकाव्य को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? कामायनी के बाद महाकाव्य को लिखने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? इसका यही जवाब है कि हम महाकाव्य को लिखने के लिए जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हैं, मनुष्य जो प्राप्त करना चाहता है, मनुष्य जिस लक्ष्य की, जिस साध्य की पूर्ति करना चाहता है और उसके लिए महाकाव्य का सृजन करता है, कामायनी ने मानव की संपूर्ण समस्याओं का निदान प्रस्तुत कर दिया। इसलिए कामायनी संपूर्ण सृष्टि, कामायनी संपूर्ण मानवता का महाकाव्य है और कामायनी के बाद फिर महाकाव्य लिखने या महाकाव्य का सृजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आधुनिक मानव की व्याख्या करती है कामायनी। आधुनिक मानव को जीने का ढंग सिखाती है कामायनी। आधुनिक मानव की सारी संभावनाएं, आधुनिक मानव की सारी जिजीविषाएं, आधुनिक मानव की सारी जिज्ञासाएं शांत करती है कामायनी। मानव में जो विविध प्रकार की द्वंद्व हैं, मानव में जो विविध प्रकार की कर्तव्य विमूढ़ता है, उन सब का निदान करती है कामायनी।
कामायनी ने न केवल मानव को सभ्य बनने का तरीका बताया, बल्कि उसे साधन संपन्न होकर के उदात्तता की प्राप्ति करने का मार्ग भी सुझाया। कामायनी संस्कृत के शब्दों का चयन तो करती है, लेकिन खड़ी बोली का उदात्त रूप भी प्रस्तुत करती है। अगर भाषा का यौवन देखना हो, भाषा और शब्दों की पराकाष्ठा देखनी हो, तो कामायनी के कई ऐसे सर्ग हैं जो इस प्रकार से मानव को न केवल व्याकरण से परिपूर्ण बनाते हैं, बल्कि उसे भाषा साहित्य के प्रति उदात्त भाव भी दिलाने का प्रयास करते हैं। तो कामायनी में छंदों का जो व्यवहार हुआ है, उन छंदों के व्यवहार में आप ताटंक छंद भी पाएंगे, कई सर्गों में वीर छंद भी मिलता है, लेकिन कामायनी छंदों का आकर्षण देने के बजाय कामायनी भावों का आकर्षण ज़्यादा देती है। इसमें भाव पक्ष ज़्यादा सबल हैं, कथ्य शिल्प कहीं उससे श्रेष्ठ नहीं है। दूसरी बात, कामायनी को आप श्रेष्ठतम रचना के तौर पर, प्रसाद की श्रेष्ठ रचना के तौर पर जो भी प्राप्त करते हैं, उसका कारण है कि प्रसाद का संपूर्ण जीवन, प्रसाद की जो मर्यादा है, प्रसाद के भौतिक संसाधनों की जो पराकाष्ठा है, प्रसाद की बौद्धिकता की जो पराकाष्ठा है, वह पराकाष्ठा कामायनी में दिखाई पड़ती है। प्रसाद संन्यास कर्म के विद्रोही थे। प्रसाद कभी सन्यासियों को महत्व नहीं देते थे। प्रसाद के यहाँ संन्यास लेना आवश्यक नहीं है, आप इसी जगत में रह करके आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। आप जगत से इतर होकर के इस सृष्टि को नकार करके और संन्यास में जीवन जी करके आप सृजन नहीं कर सकते। तो प्रसाद एक प्रकार से संन्यास कर्म उन्हें पसंद नहीं था, इसीलिए वो इसी जगत में रह करके आनंद की प्राप्ति करना चाहते थे। काशी के निवासी थे, शैव दर्शन या भगवान शिव का प्रभाव तो स्वाभाविक है, लेकिन शैव दर्शन में भी उन्होंने उस शैव की आकांक्षा या अपेक्षा की जो आनंदवाद की सृष्टि करता है, और कश्मीरी शैव जिसके प्रवर्तक बसव थे, उसको लेकर उन्होंने कामायनी का सृजन किया। तो कश्मीरी शैव जिसे आप प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी कहते हैं, त्रिक दर्शन भी कहते हैं, उसी दर्शन को आधार बना करके कामायनी की संरचना की, कामायनी का प्रासाद निर्मित किया। प्रसाद की रचनाओं में आप ऐसी ढेर सारी रचनाएं हैं जो उन्हें एक व्यापक विस्तार भी दिलाती हैं, लेकिन कुछ रचनाएं हैं जो उनकी अनुभूतियों और संवेदनाओं को व्याख्यायित कर उन्हें संवेदनशील बनाती हैं। आंसू इसी प्रकार की उनकी एक रचना है, इसे तो हम स्मृति काव्य कहते हैं। समीक्षकों ने कहा कि अतीत जीवन को उन्होंने स्मृतियों के माध्यम से, अतीत जीवन की संवेदना को स्मृतियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है आंसू में। लहर आंसू की उन संवेदनाओं में, जो संवेदनाएं अपूर्ण थी, उसे लहर में पूर्ण किया। तो काव्य में इनकी आंसू, लहर, अशोक की चिंता और कामायनी श्रेष्ठतम रचनाएं हैं। काव्य नाटक में आप करुणालय पढ़ते हैं, और नाटकों में प्रसाद के 14 नाटक हैं, जिनको लेकर के हम लोग उन्हें एक श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में पाते हैं। प्रसाद का जो कवि व्यक्तित्व है, वह कवि व्यक्तित्व सहज नहीं है, काफी घनाकार है, उसका घनत्व बड़ा है, उसका फलक, उसका कैनवस बड़ा है। कारण ये है कि प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा 3 विद्वानों के द्वारा हुई। रसमय सिद्ध इनके गुरु थे, दीनबंधु ब्रह्मचारी भी आते हैं, लेकिन प्रसाद ने पुराणों की शिक्षा, प्रसाद ने उपनिषदों की शिक्षा संस्कृत साहित्य से ग्रहण की, भारतीय इतिहास को
गहराई से पढ़ा, उन्हें लगा कि हमारा अतीत इतना गौरवशाली है, हमारे उपनिषद तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। उसी गौरवशाली अतीत, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करते हुए अपनी रचनाओं में उन्हें स्थान दिया, और यही कारण है कि ये रचनाएं प्रसाद के कवि व्यक्तित्व को प्रासाद से निर्मित करती हैं। एक ऐसा कवि जो बचपन से सुख सुविधाओं में रहा हो, साधन संपन्न रहा हो, हर प्रकार की सुख सुविधाएं, विलासिता के संसाधन उसे उपलब्ध रहे हों, लेकिन जब भोग करने का समय आए और वो सब उससे विरक्त हो जाएं, उस समय की उसकी वेदना क्या हो सकती है, संवेदना क्या हो सकती है। कहीं न कहीं उस वेदना और संवेदना को भी उस कवि ने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। और प्रसाद के कवि प्रासाद, यानी प्रसाद के प्रासाद का जो प्रासाद का आशय यहाँ महल से है, प्रसाद के प्रासाद बनने में यही इतिहास, यही पुराण, यही उपनिषद, यही भारतीय संस्कृति और प्रसाद की अंतश्चेतना, प्रसाद का कवि व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व ही उन्हें श्रेष्ठ बनाता है, उनकी रचनाओं को श्रेष्ठ बनाता है। ठीक, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं।